वो सेशन जिसका आपको लंबे अरसे से इंतजार था, आज सुबह से हम इंतजार कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के लिए। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 के मंच पर। हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों दर्शक इस समय आपको लाइव देख रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दूसरी तरफ विश्व कप भी चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, जहां टीम इंडिया सारे मैच जीत रही है। बीजेपी का क्या स्कोर रहने वाला है इस बार 5 राज्यों में? देखिए, दोनों ही मैचेस में उधर इंडिया जीतेगी और यहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें राजस्थान में हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में कमबैक हम कर रहे हैं, वापसी हमारी हो रही है। छत्तीसगढ़ में हम बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनाने की तरफ चल पड़े हैं और तेलंगाना में हम एक डिसाइसिव फोर्स रहेंगे जी, और मिजोरम में एनडीए रिटेन करेगी। तो इसलिए जैसे हम 5वां मैच भी जीतने वाले हैं, वैसे ही इंडिया जीतने वाली है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी एक तरीके से स्वीप करेगी चुनाव को, ये आप देखने वाले हैं जी। लेकिन एक सवाल है कि बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में इतनी कॉन्फिडेंट है, तो एक सवाल बनता है कि सांसदों को, मंत्रियों को चुनाव में क्यों उतारना पड़ा है? स्थानीय नेता भी तो थे। देखिए, आप सब लोग जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जी, वो हमारे हर फैसले के बारे में बहुत प्रश्न खड़े करते हैं जी। अंत में जीत हमारी ही होती है। ये रणनीति का विषय होता है और रणनीति पर्दे का विषय होता है, और पर्दा तब उठता है जब फाइनल नतीजे आते हैं। इसलिए हम ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? हम हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं और पूरी योजना के साथ लड़ते हैं। और हमारे जो भी नेता हैं वो प्रथम दृष्टि से कार्यकर्ता हैं। इसलिए कार्यकर्ता भाव से जो उनको कहा जाता है कि आपको ये चुनाव लड़ना है, वो लड़ते हैं। कभी हम कहते हैं तुमको दिल्ली जाना है, वो दिल्ली जाते हैं। लेकिन कुछ विश्लेषक कहते हैं बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए सांसदों और विधायकों को उतार दिया। कांग्रेस तो बहुत कटाक्ष करती है इसके ऊपर। ऐसा ना, वो इतने हक्के बक्के क्यों हैं? ये हमारे घर का फैसला है, हमने फैसला किया, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये आपकी तकलीफ यही बताती है कि हमारी स्ट्रेटेजी सही है और हम सही दिशा में जा रहे हैं जी। आज भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का संकल्प पत्र आया है, घोषणा पत्र जिसे कहते हैं, मैनिफेस्टो आया है। उसमें 2.5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात है, 450 का सिलेंडर देने की बात है, 12th पास लड़कियों को स्कूटी देने का वादा है। ये लोक लुभावन वादे हैं और इसका फिस्कल डेफिसिट पर, यानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ सकता है। ये एक क्रिटिकल अप्रोच निकल के आई है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए अमीश भाई, मैं आपको बताऊं, मैंने इस पर बहुत पहले भी कहा और हमेशा कहता रहता हूं, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन फ्रीबीज एंड मेकिंग एंड एम्पावरिंग द पर्सन। एक तरफ आप किसी को स्वावलंबन की ओर ले जाने के लिए उसका आप हाथ पकड़ करके उसको ताकत की ओर ले जाते हैं, इसको हम कहते हैं एम्पावरमेंट, इसको हम कहते हैं सशक्तिकरण, इसको हम कहते हैं उनका स्वावलंबन बनाने का रास्ता। वो स्वावलंबी बने, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम गैस के सिलेंडर में सब्सिडी किसको दे रहे हैं? उज्ज्वला योजना को। उज्ज्वला योजना किसके पास है? जो बेचारा गैस का सिलेंडर नहीं खरीद सकता था, जो गैस का चूल्हा नहीं खरीद सकता था जी, लकड़ियां जला करके काम करते थे। तो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में उनको फ्री गैस का कनेक्शन दिया। अब सिलेंडर की भी आवश्यकता है, उसमें भी हमको सपोर्ट करना है। तो ये वो लोग हैं जिनके सशक्तिकरण से देश सशक्तिकरण की ओर बढ़ता है, उसके लिए हम काम करते हैं। एक सवाल आप, हम आयुष्मान भारत जी, आयुष्मान भारत में हम किसको देते हैं? जो समाज का वो वर्ग है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया है। और वो कौन लोग हैं? 50 करोड़ लोग हैं। वो कौन लोग हैं? रेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, फेड़ी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्ट मैन,
ये ऐसे लोग हैं, रैग पिकर, जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, वो लोग हैं। ऐसे लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी ने 5 लाख रुपए सालाना उनकी आर्थिक व्यवस्था की है, और उसको अब हम 10 लाख कर रहे हैं। तो ये जो है, ये आर्थिक दृष्टि से जो हम उनका सशक्तिकरण करते हैं, दिस इज एम्पावरमेंट। हमने ये कभी नहीं कहा हम फ्री बिजली देंगे, जिसको जरूरत भी नहीं है उसको भी हम देंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम तुमको ये फ्री देंगे, हम पात्र को देंगे। अब जैसे हम स्कूटी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? मेरिटोरियस गर्ल हु इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो वो, उसको स्कूटी क्या है, वो आगे बढ़ने का रास्ता है। किसी की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाती है, उसको हम 50,000 देते हैं, वो उसको डॉक्टर बनाने के लिए एक रास्ता है, आगे उसका परिवार, वो डॉक्टर बनेगी। आप कह रहे हैं ये रेवड़ी नहीं है, ये सशक्तिकरण है, ये स्वावलंबन है, ये स्वावलंबन है। मेरा अगला सवाल है कि एक और उनकी रेवड़ियां हैं, उनकी रेवड़ियां हैं, लेकिन फिर सवाल उठेगा कि वो तो रेवड़ी दे रहे हैं और आप सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो फिर जब कांग्रेस की सरकारें सस्ते सिलेंडर दे रही हैं, वो सशक्तिकरण क्यों नहीं है? मैं फिर आपको बताता हूं कि हमें उसमें कहां आपत्ति है, लेकिन उनके बाकी सारी चीजों को तो आप देख लीजिए ना, वो तो सारी की सारी रेवड़ियां होती हैं। जी, मेरा अगला सवाल है कि एक बीजेपी पे लगातार, अब तो इस आरोप को लगते हुए एक जमाना हो गया है, बीजेपी के लिए आरोप लगता है कि बीजेपी इलेक्शन खुद तो लड़ती है, बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी होती है, लेकिन ईडी भी होती है, सीबीआई भी होता है, आईटी डिपार्टमेंट भी होता है, और कांग्रेस कह रही है हमारे पास गारंटी होती है और वो गारंटी हमें कर्नाटक में जीत दिला के गई है। दो चीजें हैं, पहले आपने कहा कि हमारे साथ ईडी होती है, सीबीआई होती है, सब कुछ होती है। कौन सा ऐसा केस है जिस केस में किसी नेता को रिलीफ मिला हो? कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कह सकते हैं कि नहीं, ईडी ने गलत रेड किया? कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कह सकते हैं कि ईडी ने गलत केस बनाया? और कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कहीं कोर्ट में गए, एक तो गए नहीं, अगर गए तो उनको राहत मिली है? इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचारी को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सवाल है कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही मिल रहे हैं, और ईडी भी विपक्ष के नेताओं का ही डोरबेल बजा रही है, दरवाजे खटखटा रही है। ये हमारी पार्टी में जिस तरीके से हम लोगों को ग्रो कराते हैं, यही तो नियत का फर्क होता है। मैं तो आज अपने भाषण में बोल रहा हूं कि कांग्रेस वहां होगी जहां भ्रष्टाचार होगा, कांग्रेस वहां होगी जहां अनाचार होगा, कांग्रेस वहां होगी जहां पर व्यभिचार होगा, कांग्रेस वहां होगी जहां रक्षक भक्षक बना हुआ होगा। आफ्टर ऑल, व्हाट इज द मॉरल स्ट्रेंथ टुडे विद अशोक गहलोत दैट सच ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज कम इन हियर इन राजस्थान, जहां महिलाओं के उत्पीड़न में और रेप केसेस में नंबर 1 पर राजस्थान को खड़ा कर दिया, जो संस्कारों में जाना जाने वाला राजस्थान था, जो शांतप्रिय राजस्थान था। तो ये कैसे हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने पॉलिटिक्स के खातिर लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए, नियम को ताक पर रखते हुए रक्षक को भक्षक बनने में प्रेरित किया। आपने अशोक गहलोत की बात करी, तो बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, आप, गृह मंत्री अमित शाह बार बार लाल डायरी का मुद्दा उठा रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं ये लाल डायरी बीजेपी के हेडक्वार्टर में बनी है। ऐसा है ना, सबसे पहले तो बताइए, ये राजेंद्र गुड़ा साहब जो थे, इसको लाया कौन था? गहलोत साहब लाए थे। ये किसकी पार्टी में थे? ये किसके मंत्री थे? और बतौर मंत्री विधानसभा में लाल डायरी दिखा के बोलने वाला कौन शख्स था? सारे पात्र तुम तय करो और तुम्हारे खिलाफ सारी चीजें हो, वो कह रहे, और वो हमको बोलो कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं। राजेंद्र गुड़ा, मैंने सोचा, वो कह रहे राजेंद्र गुड़ा आप ही के पात्र हैं, सब आपके साथ मिले हुए हैं। ऐसा है ना, मैं फिर इस पर कहना चाहता हूं कि काल्पनिक दृष्टि से आप अगर इतने इस लेवल पर चले जाएंगे तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। मैं तो आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। बताइए वो आपका कैबिनेट मिनिस्टर था कि नहीं था? बताइए जिस समय उसने लाल डायरी दिखा करके वक्तव्य दिया विधानसभा के अंदर, वो खड़ा था कि नहीं था? बताइए उस समय वो आपकी सरकार का मंत्री था कि नहीं था? क्या आपको लगता है कि तब तो आप ये भी मेरे पर आरोप लगा दोगे कि 5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने चलाई? तो अच्छा है। लेकिन देखिए, आज एक सवाल आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने चलाई ये सरकार क्या, लेकिन एक सवाल जो बार बार
बार बार घूम फिर के आ जाता है, वो ये आ जाता है कि ईडी उन्हीं प्रदेशों में जाती है जहां चुनाव है। छत्तीसगढ़ चली गई, राजस्थान आ गई, उससे पहले कर्नाटक चली गई थी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टाइमिंग पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि चुनाव से ऐन पहले ईडी की एंट्री होती है? जैसे फिल्मों में हम देखते थे कि वारदात के बाद पुलिस की एंट्री होती थी, चुनाव से ऐन पहले एंट्री होती है। देखिए, एक साधारण सा प्रश्न है, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर कोई चर्चा करूं इसकी आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन एक्टिव कहां होता है, ईडी कहां एक्टिव होती है? जहां फाइनेंसेस का आदान प्रदान ज्यादा होता है जी। वो कहां होता है? जहां इलेक्शन डिक्लेयर्ड होता है। अभी ये जो आपके महादेव, अब इन्होंने महादेव भी नहीं छोड़ा, मैं क्या करूं? महादेव ऐप। अब महादेव ऐप कैसे पकड़ में आया? एक व्यक्ति सर्विलेंस पर था, उसको किसी ने दुबई से कहा कि जाओ भूपेश बघेल को इतने पैसे देकर के आओ। अब बताइए, ईडी गई या भूपेश बघेल और इनके साथी जो एक्टिविटी कर रहे थे उसके कारण ये हुआ? तो ऐसी एक्टिविटी होती रहती है। अब ये मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, आई एम नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, बट आई नो कि एक्टिविटीज वहां होती हैं। अब पुलिस कहां खड़ी होती है? मेले के बाहर ही खड़ी होती है ना, मेले में ही घूमती है ना, डिप्लॉयमेंट होती है कि नहीं होती है? तो वैसे ही इन्वेस्टिगेटिव, हमने भूपेश बघेल से पूछा ये सवाल, तो उन्होंने बोला कि जब इलेक्शन समाप्त हो जाएगा ये ईडी का एक्शन भी समाप्त हो जाएगा। जब बीजेपी घर बैठ जाएगी छत्तीसगढ़ के अंदर तो ये सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा ये सब नहीं कुछ है। गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पे हो रहा है, जेपी नड्डा के इशारे पे हो रहा है। बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, कभी भी आरोपी ये बोलता है कि वो आरोप उसके ऊपर आरोप सही है? कभी बोलता है? कभी नहीं बोलता।